सभी को नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो आज हम पुनः डीलर द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर दोनों में ये प्रकरण विद्यमान है, कहानी शिक्षण। तो कहानी शिक्षण पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे और इसे समझने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर में कहानी कहते किसे, कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, कहानी के तत्व क्या हैं, कहानी के प्रकार कौन कौन से हैं, कहानी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं और कहानी शिक्षण का महत्व क्या है। तो इन सभी बिंदुओं पर आपसे हम अपने विचारों को साझा करेंगे। तो इसी क्रम में आप देखिए, कहानी शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि हम कुछ कहने वाले हैं। कहानी कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, उसका कुछ उद्देश्य होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ निरर्थक बोल रहे हैं तो कहानी हो गई। तो उद्देश्यपूर्ण वर्णन होगा। किस प्रकार का वर्णन होगा? लघु रूप में वर्णन होगा। वो किसी एक विशेष पक्ष को अभिव्यक्त करेगी। तो कहानी को आप समझने का प्रयास करिए कि कहानी कहते किसे हैं। तो कहानी का कार्य क्या होगा? किसी एक घटना का वर्णन होगा उसमें, या किसी व्यक्ति के जीवन के एक विशेष पक्ष का वर्णन होगा उसमें, या किसी एक मनोभावना का वर्णन होगा उसमें, जिसमें किसी एक भाव पर मुख्यतया विचारों को केंद्रित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी जीवन गाथा या पूरे चरित्र के संपूर्ण जीवन के विषय में वर्णन नहीं करना है, बल्कि उसके किसी एक पक्ष पर हमें बातचीत करनी है, या हम जो भी कथा कहेंगे वो किसी एक पक्ष पर होगी। तो ऐसी कथाओं को हम कहानी के रूप में मान सकते हैं या उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध कहानीकार, आप मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा देख रहे हैं, क्या है? कहानी एक ऐसी रचना है, ध्यान से समझिए इसे, कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश, देखिए यहाँ पर बात स्पष्ट हो रही है कि संपूर्ण जीवन को नहीं कहता हो, किसके विषय में कहता है? किसी एक अंश के विषय में कहता है, या मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। अर्थात जो कहानीकार होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है जीवन के किसी एक अंश या किसी एक मनोभाव को वो प्रकट करना चाहता है। आगे देखिए आप, उसके चरित्र और क्या है, उसकी शैली, उसका कथान्यास उसी एक भाव को पुष्ट करता है। अर्थात जो पात्र है, उसका जो चरित्र है, लेखक के जो कथा कहने की शैली है या उसका कथानक है, वो क्या कर रहा है? एक ही भाव को पुष्ट कर रहा है, एक ही भाव को समर्थित कर रहा है, और उसी के विषय में सारी बातें कही जा रही हैं। तो स्पष्ट हो गई बात कि कहानी कैसी होगी? लघु रूप में होगी। किस प्रकार की होगी? किसी एक पक्ष या किसी एक अंश के विषय में होगी, और समस्त कहानी के जो तत्व हैं उसी को पुष्ट करेंगे। आगे आप देखिए
कि जैसे हिंदी भाषा में तमाम सारी विधाएं हैं, आपने पढ़ा भी है। अभी आपने यात्रा वृत्तांत पढ़ा था पिछली क्लास में, वो भी एक विधा है। तो वैसे हिंदी साहित्य में कहानी भी एक विधा है। इसका भी भाषा साहित्य में, हिंदी भाषा साहित्य में पूरी तरीके से एक विकास क्रम है। अगर तुलना की बात हम करें तो हम देखते हैं कि कहानी ने जितनी तेज़ी से विकास किया उतनी तेज़ी से अन्य विधाओं ने विकास नहीं किया। विगत 100 वर्षों में कहानी विधा ने समस्त स्थापित विधाओं को क्या किया, अपने से पीछे छोड़ दिया। आज भी आप देख रहे हैं कि कहानी में जितनी रचना हो रही है उतना हिंदी साहित्य के अन्य विधाओं में नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहानी विधा का विकास। तो आप देख रहे हैं कि इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला भाग है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी। तो आप सोच रहे होंगे प्रेमचंद यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित किए। बहुत सारी कहानियों की रचना की और सर्वप्रसिद्ध सर्वप्रमुख कहानीकार भी इन्हें माना जाता है। इसीलिए युग का निर्धारण भी प्रेमचंद के नाम पर ही किया गया, क्योंकि कहानी को वास्तविक पहचान मुंशी प्रेमचंद के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। इसलिए उसी पहचान को साहित्य में भी स्थापित किया गया और इनके नाम पर ही कहानी के विकास क्रम को निर्धारित किया गया। आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। तो प्रेमचंद का जो युग था वो 1915 के बाद शुरू हुआ, अर्थात कहानी की जो रचनाएं प्रेमचंद की आईं वो 1915 के बाद आई। और 1915 के पहले जो कहानी की रचना हुई वे सभी रचनाएं प्रेमचंद पूर्व कहानी के अंतर्गत आती हैं। अगर हम कहानी के विकास की बात करें तो बहुत सारी कहानियाँ हमें प्राचीन साहित्य में मिल जाएंगी। पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथा, तमाम सारी कथाएं आपको क्रमबद्ध रूप में मिल रही है। लेकिन हम हिंदी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हिंदी में, तो हिंदी में कहानी के रूप में जो मिलती है रचना, आप देख रहे हैं रानी केतकी की कहानी है, ईसा अल्लाह खां ने इसे लिखा है। और एक कहानी आप देख लीजिए राजा भोज का सपना है, इसे कौन लिखा है, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। और एक और रचना है इंदुमती, कब लिखी गई, 1900 में, इसे किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। तो अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की पहली आधुनिक कहानी अगर किसे कहा जा सकता है तो वो रचना है इंदुमती। तो स्पष्ट है कि इंदुमती को हिंदी साहित्य की पहली आधुनिक कहानी होने का अधिकार प्राप्त है या उसे दर्जा प्राप्त है। तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है, इंदुमती। कब हुई रचना, 1900 में। उसके बाद आगे आप देखिए, ऐसा नहीं कि यही 3 रचनाएं, बहुत सारी कहानियाँ इस काल में भी लेखन हुई। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है 11 वर्ष का समय, कुछ लोग कहते हैं उसे, लेकिन जो हमें साहित्य में मान्यता प्रदान की गई है, पहली कहानी होने का जिसे गौरव प्राप्त है वो है इंदुमती। उसके बाद अब देखिए प्रेमचंद के समय में या प्रेमचंद का युग समय क्या रहा साहित्य लेखन के क्षेत्र में, कहानी लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से 1916 से 1936 तक। 1916 से 1936 तक। इसके लिए हमने 2 रचनाओं को भी दिखाया है।
अगर प्रेमचंद की पहली कहानी की बात करें तो क्या है, पंच परमेश्वर। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे इसके विषय में। और अंतिम कहानी की बात करें तो क्या है, कफन, 1936 में लिखा। तो पहली कहानी पंच परमेश्वर हो गई प्रेमचंद की, और अंतिम कहानी हो गई कफन। तो इस युग में भी अन्य बहुत सारे लेखक हुए, कहानीकार हुए, जिन्होंने कहानियों की रचना की। प्रेमचंद की भी बहुत सारी कहानियाँ तमाम सारी रचनाओं में संकलित हैं, उस पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे। आगे आप देखिए, प्रेमचंदोत्तर। प्रेमचंदोत्तर का मतलब है प्रेमचंद के बाद जो कहानी का समय है, उस समय को प्रेमचंदोत्तर कहानी कहा गया। उस समय प्रेमचंद के बाद जो भी कहानी रची गई उन कहानियों को प्रेमचंदोत्तर कहानी के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए इसका समय क्या है, 1936 से 1950 तक। तो इसमें भी हमने उदाहरण के रूप में 3 कहानीकारों के नाम को रखा है। यशपाल जी हैं, इन्होंने ओ दुनिया कहानी लिखी। जैनेंद्र हैं, जिन्होंने परख कहानी लिखी। अज्ञेय हैं, इन्होंने रोज कहानी लिखी। तो 1950 के बाद एक नया दौर प्रारंभ हुआ। किसका दौर था वो? नई कहानी का युग था। क्योंकि नई कहानी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है, साहित्यकारों ने, भाषाविदों ने इसके संदर्भ में लिखा है कि इस समय जो कहानी आ रही थी उसमें विचारों में परिवर्तन दिख रहा था। जो भी कहानीकार थे वे नई दृष्टि से या नए दृष्टिकोण से लिख रहे थे, सीधे सरल भाषा में अपनी बातों को कह रहे थे, पूर्वाग्रह से रस रहित होकर अपनी बात कह रहे थे, या जो घिसे पिटी लकीरें थी उससे हटकर कहानी लेखन किया जा रहा था। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जो हमने 3 मुख्य कहानीकारों को रखा है, कमलेश्वर जी हैं, इनकी कहानी है बयान। राजेंद्र यादव जी हैं, इनकी कहानी है टूटनाम। और अमरकांत हैं, इनकी कहानी है जिंदगी और जोग। आगे आप देखिए, तो बार बार हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम में कोई भी बिंदु रखा जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। कहानी शिक्षण का भी उद्देश्य है कि हम कक्षा में कहानी क्यों पढ़ाएं, तो उसके पीछे भी तर्क है, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी उद्देश्य है कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ उद्देश्यों को आपके सामने रख रहे हैं। जैसे छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। कैसे विकास करेंगे? क्योंकि कहानी जब बच्चा सुनेगा तो कहानी में जो भी घटना घटित हो रही है या जो भी पात्र कार्य कर रहे हैं उनके संदर्भ में वो नवीन प्रकार से सोचेगा कि इस घटना के जगह पर ऐसी घटना घटित हो सकती है, यार यहाँ पर और बेहतर हो सकता है। तो कुल मिलाकर उसमें नवाचार की भावना विकसित होगी, सृजन की क्षमता विकसित होगी। आगे आप देखिए, दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो बार बार आप सुनते हैं कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य है, कहानी सुनने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मनोरंजन करना, आनंद प्रदान करना। देखिए, एक उद्देश्य तो है मनोरंजन करना, आनंद प्रदान करना, लेकिन उसके पीछे अन्य उद्देश्य भी हैं। क्या है? उसके चरित्र का निर्माण करना, उसके नैतिक मूल्यों का निर्माण करना, नैतिकता की भावना का विकास करना, सही गलत के निर्धारण में मदद करना, ईमानदारी, सत्यवादिता आदि जैसे नैतिक मूल्यों की भावना का विकास करना। क्योंकि जो भी कहानी सुनाई जाएगी
उसके माध्यम से उसे शिक्षा मिलेगी कि यहाँ पर उक्त घटना में न्याय होना चाहिए, इसका कार्य, उक्त पात्र का कार्य खराब था, उक्त पात्र का कार्य अच्छा है। तो कुल मिलाकर जो उद्देश्य है कि नैतिकता की भावना का उस बच्चे में समावेश करना है, नैतिक मूल्यों का बच्चे के अंदर विकास करना। आगे आप देखिए, छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। तो जैसे इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे परीक्षण कर लेंगे? तो आपने कहानी सुना दिया, बच्चे ने ध्यान से कहानी सुना, क्योंकि कहानी सुनने में वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। उसके बाद आप प्रश्न भी कर सकते हो कि कहानी में जो पात्र है, इसकी जगह यदि आप होते, उस विद्यार्थी को आप कहोगे तो आप क्या करते? तो निश्चित रूप से वो अपनी कल्पना शक्तियों के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करेगा। वो उसकी मौलिक अभिव्यक्ति होगी और वो उसकी कल्पना की उपज होगी। दूसरी जो बात यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्मरण शक्ति का विकास करना। ये भी प्रश्न उठेगा कि हम कैसे स्मरण शक्ति का विकास कर लेंगे भाई? तो हम देखते हैं कि कुछ भी आप कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, बच्चा जल्दी भूल जाता है। लेकिन आप कहानी अच्छे तरीके से अगर कहानी कह रहे हैं और विद्यार्थी ध्यान से सुन रहा है, छात्र ध्यान से सुन रहा है, तो उसे अगर कहेंगे कि अपने शब्दों में कहानी सुनाओ, तो निश्चित रूप से ज़्यादातर जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने शब्दों में कहानी सुना दे। तो जब कहानी सुना देगा तो निश्चित है कि स्मरण शक्ति का भी विकास उसका हो रहा है। चौथा जो उद्देश्य है आप देखिए, छात्रों को मानव जीवन के विभिन्न पक्षों, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक पक्षों की जानकारी देना। ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि कहानी के माध्यम से, कहानी शिक्षण के माध्यम से हम मानव जीवन के जो महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं या पक्ष होते हैं या उसकी जो संस्कृति होती है, विरासत होती है, उसकी भी जानकारी हम बच्चे को प्राप्त कराते हैं कि हमारी पौराणिक संस्कृति कैसी थी, ऐतिहासिक संस्कृति कैसी थी, हमारी धार्मिक मान्यताएं कैसी हैं, हमारे सामाजिक मूल्य क्या हैं, इसकी भी जानकारी हम कहानी के माध्यम से बच्चे को प्राप्त कराते हैं। और यही नहीं, विद्यार्थी वैसा ही करने का प्रयास करता है, वैसा ही बनने का प्रयास करता है। और जब प्रयास करता है और व्यवहारिक जीवन में वैसे ही व्यवहार करता है, तो निश्चित रूप से हमारा कहानी का जो उद्देश्य है या कहानी शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। पांचवा जो उद्देश्य है, छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। सोच रहे होंगे सामाजिकता कैसे विकसित हो जाएगी? तो निश्चित रूप से सामाजिकता भी कहानी शिक्षण से विकसित होती है कि हमें समूह में कैसे व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि हम समूह की किसी बात को सुने ही ना, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करते रहें, जैसा कि आज के दौर में ज़्यादातर देखा जाता है। स्वार्थवाद हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो बच्चे को कहानी शिक्षण के माध्यम से इस प्रकार की उक्त बुराइयों से उसे बचाना है, ताकि वो या कहें कि उसकी सोच विस्तृत हो सके, उसकी सोच में विस्तार आ सके, वो अपने साथ साथ अपने समाज के विषय में भी सोचे और समाज की मान्यताओं के अनुरूप आचरण करे, व्यवहार करे, ताकि वो योग्य नागरिक बन सके। आगे आप देखिए, अब यहाँ बात आती है कि कहानी का वर्गीकरण।
या कहानी के प्रकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकार किया गया है यथार्थवाद, और दूसरा है आदर्शवादी, तीसरा है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। अन्य रूप में भी, अन्य किताबों में भी वर्गीकरण जो किया गया है, जैसे कि घटना प्रधान कहानी होती है, समस्या प्रधान कहानी होती है, चरित्र प्रधान कहानी होती है और भाव प्रधान भी कहानी होती है। घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, समस्या प्रधान और भाव प्रधान। तो यहाँ पर जो हमने दिया है आप देखिए, यथार्थवाद। यथार्थवाद के अंतर्गत जो भी कहानी होगी वो यथार्थवाद पर आधारित होगी, अर्थात जीवन में जो जैसा है वैसा उसी रूप में प्रस्तुत करना, अर्थात वास्तविक रूप में उसे प्रस्तुत करना। जो भी कहानी होगी वो वास्तविक रूप में होगी, वास्तविक अनुभव पर आधारित होगी, उसमें कहीं पर भी कल्पना का समावेश नहीं होगा। दूसरा जो प्रकार है आदर्शवादी। तो आदर्शवाद को आप समझिए कि जैसे यथार्थवाद में है कि हमारा जीवन कैसा है, और आदर्शवाद में क्या है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यथार्थवाद कैसा है, क्या जीवन, और आदर्शवाद कैसा होना चाहिए। तो इसमें हम किसी भी कहानी को एक बेहतर तरीके से या बेहतर घटना, समाज के आदर्श के अनुसार घटना, समाज के आदर्श के हिसाब से उद्देश्य पूर्ण जो भी कहानियाँ होती हैं उसे इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख प्रकार है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, अर्थात दोनों होगा, आदर्श भी होगा यथार्थ भी होगा। यथार्थवाद के माध्यम से, अर्थात जीवन कैसा है और उसे कैसा बनाया जाए, यथार्थवाद से होते हुए आदर्शवाद की तरफ वो कहानी बढ़ेगी। इस प्रकार की जो भी कहानियाँ होंगी उसको इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। आगे आप देखिए कहानी के तत्व, क्योंकि जो भी कोई भी कहानी होती है तो उसमें जो भी ये 7 तत्व हैं, सातों तत्व का समावेश होता है। तो कहानी में जो सबसे प्रमुख बात होती है, कोई ना कोई उसमें कथा होती है। वो कैसी होती है, सुसंगठित होती है, सुव्यवस्थित होती है, और उसमें क्या होती है, रोचकता होती है, कौतूहल होता है। तो प्रत्येक कहानी में क्या होता है, एक कथा होती है। और दूसरा जो प्रमुख है तत्व, पात्र और चरित्र चित्रण। कोई भी कहानी होगी निश्चित रूप में उसमें क्या होगा, पात्र होगा। बिना पात्र के कोई भी कहानी संभव नहीं, चाहे वो पात्र मनुष्य के रूप में हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे प्रकृति के पेड़ पौधे के रूप में हो, चाहे सजीव वस्तु के रूप में हो, चाहे निर्जीव वस्तु के रूप में हो, लेकिन कहानी में पात्र जरूर होगा। अब पात्रों का चयन हम कैसे करेंगे? तो देखिए कक्षाओं का जो स्तर होता है उसके हिसाब से पात्र रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पात्र हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कहानी अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी और उसमें और रोचकता नहीं रहेगी। इसलिए पात्र कैसे होने चाहिए, सीमित होने चाहिए, कम होने चाहिए। कथनोपकथन तीसरा तत्व है। तो इसमें विशेष रूप से संवादों की चर्चा होती है कि संवाद छोटे होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, मर्मस्पर्शी होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। अब बात आती है शैली की। तो जो भी कहानीकार होगा
उसकी अपनी शैली होगी, या यूँ कहें कि उसका व्यक्तित्व ही शैली है। उसकी शैली से ही हम उसके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तमाम तरीका हो सकता है, आत्मकथात्मक रूप में कह सकता है, विवरणात्मक रूप में कह सकता है, पत्र प्रणाली के रूप में कह सकता है, मनोविश्लेषणात्मक रूप में भी कह सकता है। आगे देखिए तत्व भाषा। तो बिना भाषा के तो कोई कहानी होगी नहीं। भाषा कैसी हो, सरल हो, साधारण हो, रुचिकर हो। ऐसा ना हो कि पूरे उसमें व्याकरण के साहित्यिक शब्द जो क्लिष्ट शब्द हैं उन सभी शब्दों का इसमें समावेश कर दें। उससे कहानी क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, दुष्कर हो जाएगी और उसमें रोचकता समाप्त हो जाएगी। और विशेष रूप से विद्यार्थियों के स्तर के हिसाब से ही हमें भाषा का चयन करना है। और विशेष रूप से अगर छोटे बच्चों की बात करें, प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात करें, तो हमें साधारण बोल चाल की भाषा का उपयोग करना है, जिससे कहानी उन्हें सरल लगे, रुचिकर लगे और वे उसे ग्रहण कर लें। छठा जो तत्व है देशकाल। देशकाल मतलब जो उस समय उस समाज की, उस राष्ट्र की, उस राज्य की या उस जनपद की जो भी वातावरण रहता है, जो भी उस समय की परिस्थितियाँ रहती हैं, उन परिस्थितियों का भी उसमें समावेश होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उससे जुड़ सके, उसे लगे कि ये घटना हमारे आसपास की है, हमारे वातावरण से संबंधित है। तो निश्चित रूप से विद्यार्थी उसमें विशेष रूप से रुचि प्रदर्शित करेगा। सातवां जो तत्व है आप देख रहे हैं उद्देश्य। तो निश्चित रूप से जो भी कहानी होगी उसका उद्देश्य कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं तो कहानी निश्चित रूप से निरर्थक है। उद्देश्यों की बात करें तो तमाम सारे उद्देश्य आप समझ सकते हैं, जैसे कि मनोरंजन करना, आनंद प्राप्ति, ये तो एक उद्देश्य हो गया। शिक्षा देना या उपदेश देना भी कहानी का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, या हम कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं कहानी के माध्यम से, या किसी सौंदर्य की अनुभूति हम करवाना चाहते हैं, या समाज की आलोचना करना चाहते हैं, या विशेष रहस्य का उद्घाटन करना चाहते हैं। कहने का मतलब कि उसका उद्देश्य होगा, उद्देश्य से पूर्ण होगी जो भी कहानी होगी। इसी क्रम में आप आगे देखिए कहानी शिक्षण की विधियाँ। तो 4 विधियाँ आप देख रहे हैं कौन कौन सी हैं, क्योंकि कोई भी विधा होगी उसका शिक्षण हम कैसे करें एक समस्या होती है, और उस समस्या का समाधान विधियों के माध्यम से किया जाता है। तो कहानी का शिक्षण हम कैसे करें, तो इसका समाधान कहानी शिक्षण विधियों के माध्यम से किया जाएगा। अब देखिए पहली जो विधि है वार्तालाप विधि। तो इसमें विशेष रूप से जो भी पात्र होंगे वे आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाई देंगे। छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो अगर पशु पक्षी मनुष्य के रूप में वार्तालाप कर रहे हैं तो बच्चे निश्चित रूप से उस कहानी में ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसके संबंध में वो कुछ न कुछ अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और अन्य विधियों की अपेक्षा इस विधि में बच्चे तेज़ी से भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं और पूरा समूह जुड़ने का प्रयास करता है। आगे आप देखिए कौन सी विधि है, चित्र विधि। तो प्रारंभिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं या प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी जो होते हैं उनके समक्ष चित्र विधि बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कोई आप चित्र बना दीजिए और उसके संबंध में 2-4 वाक्य उन्हें बोलने के लिए कहिए या उस पर कोई कहानी बनाने के लिए कहिए,
या उस चित्र में क्या हो रहा है उस पर बोलने के लिए कहिए, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अधिक तेजी से अधिगम करेगा। यह कहें कि अपनी भाषा में उसे बताए बच्चा चित्र विधि के माध्यम से, तो अपने साधारण बोलचाल की भाषा के शब्दों के माध्यम से भी वो अपनी बात कहेगा। और उन चित्रों को, जो मान लीजिए एक से अधिक चित्र हैं, दोनों चित्रों को जोड़ने का भी वो प्रयास करेगा। आगे देखिए जो विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के माध्यम से भी, वैसे इसमें जो सर्वप्रथम एक अध्यापक को जो कार्य करना चाहिए वो है कि हम पूरी कहानी हाव भाव के साथ सरलतम ढंग से बच्चे को सुनाएं और उनसे भी वो कहानी सुने, ताकि वो कहानी बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। लेकिन कितना ग्रहण किया उस कहानी के अंशों को, इसको पता करने के लिए कहानी से संबंधित आप बच्चे से प्रश्न करिए, तो उन प्रश्नों का उत्तर वो देने का प्रयास करता है। ये भी एक विधि है। चौथी जो प्रमुख विधि है कहानी कथन विधि। इसमें है कि सर्वप्रथम बच्चे को आप क्या करेंगे, छोटी रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाएंगे। चाहे वो किसी जानवर पे ही ले सकते हैं, चाहे मुर्गा, लोमड़ी, प्यासा, कौवा, जो भी हो, पशु पक्षी जो भी हो, तो उस पर कहानी सुनाएं। फिर बच्चों से भी उसी प्रकार की कहानी सुनने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से उसमें भाषा से संबंधित कौशल शीघ्र ही विकसित होंगे। अन्य भी तमाम सारी विधियां हैं, जैसे आप कोई अधूरी कहानी दे दीजिए, आधी कहानी सुना के आप छोड़ दीजिए, या थोड़ा सा कहानी में गैप कर दीजिए, तो उस रिक्त स्थान को विद्यार्थी पूरा करने का प्रयास करेगा। ये भी एक विधि है। दृश्य दिखाकर, ये भी एक कहानी शिक्षण की विधि, कि हम कोई प्राकृतिक दृश्य दिखा दें, और दिखाई नहीं दे बल्कि प्रकृति का सीधे निरीक्षण करा दें, भ्रमण करा दें, और उस पर कहानी बनाने को कहें, तो निश्चित रूप से बच्चा इसमें तेजी से सीखने का प्रयास करेगा। या कार्टून दो चार आप दे दीजिए, उस पर उनको कहानी बनाने को कहिए, तो उस पर भी प्रयास करेंगे। या कोई टीवी सीरियल है, उस पर कहानी बनाने का उसे प्रेरित करिए, उसके लिए भी वो प्रेरित होगा। तो कहने का तात्पर्य है कहानी शिक्षण देने के तमाम सारे तरीके हैं। 4 तरीके आपके सामने हैं। वार्तालाप विधि है, चित्र विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, कहानी कथन विधि है। अन्य इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं, तो उसके माध्यम से भी कहानी के शिक्षण को किया जा सकता है और उसके बेहतर परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। आगे आप देखिए, अब कहानी का महत्व, कि हम कहानी क्यों पढ़ाएं, कहानी के लाभ क्या हैं। तो बिना महत्व, बिना लाभ, बिना उपयोग के कोई काम किया नहीं जाता है। निश्चित रूप से उसका महत्व होगा, तभी हम उसे बच्चों के बीच में प्रशासित करेंगे। तो महत्व की हम बात जहाँ तक करें, तो कोई भी विषय हो,
अगर उसे या उस विषय से हम विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत अगर किसी कहानी के माध्यम से करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा तेज़ी से उस विषय से, उस विधा से जुड़ जाएगा और उसमें वो पूरी तरीके से ध्यानमग्न हो जाएगा। और अन्य महत्व भी आप देख सकते हैं कि उसके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। सामान्य ज्ञान में कैसे वृद्धि हो जाएगी? वो अपने इतिहास को जानेगा कहानी के माध्यम से, अपनी परंपराओं को जानेगा कहानी के माध्यम से, अपनी संस्कृति को जानेगा कहानी के माध्यम से। तो तमाम तरीके की क्षमताएं उसके अंदर विकसित होती हैं। कहानी के माध्यम से उसके अंदर तर्क करने की क्षमता आती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। यही नहीं, भाषा से संबंधित तमाम सारे व्याकरण से संबंधित शब्दों का ज्ञान होता है, मुहावरों का ज्ञान होता है, लोकोक्तियों का ज्ञान होता है। भाषा की दक्षताओं में वो प्रवीण होता है और सामाजिक जीवन में भी वो कुशल होता है और अपनी बात को वो बेहतर तरीके से लोगों के बीच में रख सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहानी विधा बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है और इसके माध्यम से हम अपने शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं और तमाम सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। बच्चे के अंदर स्वस्थ मनोभावना का विकास कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कहानी निश्चित रूप से हमारे शिक्षण के लिए, हमारे पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही उपयोगी है और बच्चे के बेहतर मानसिक विकास के लिए भी बहुत उपयोगी है और इसका पूर्णतया हमें उपयोग करना है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।